यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पेपर 2 हिंदी जून 2013। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है वट पीपल के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वट पीपल। प्रश्न 2 समांतर कहानी के पुरस्कृता हैं कौन? कमलेश्वर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, समांतर कहानी के पुरस्कृता कमलेश्वर हैं। हमारा अगला प्रश्न 3 शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो दोस्तों उषा प्रियमवदा की रचना है शेष यात्रा। प्रश्न 4 हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो दोस्तों गारसा दा तासी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। प्रश्न 5 कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सोमप्रभ सूरी। ठीक है, सही नाम है सोमप्रभ सूरी। तो दोस्तों इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 6 अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास नहीं है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। प्रश्न 7 है इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? दोस्तों नहीं है, याद रखिए, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक पूछे गए हैं जो कि नहीं है। ठीक है, तो हमें नहीं है बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक नहीं है। बाकी राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये सभी जो हैं नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न 8 इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति याद है आपको, दक्षिण भारत में हमने बात की थी, शिव और वैष्णव भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ था। तो वही पूछ रहे हैं कि वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। तो शंकराचार्य जो हैं वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। बाकी रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य, ये सभी जो हैं वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 9 जागनिक की रचना कही जाती है। तो दोस्तों परमाल रासो जागनिक की रचना है। ठीक है, जगनिक नहीं, जागनिक ही होगा। बाकी जो आल्ह खंड क्या है? परमाल रासो का ही एक भाग है। जो आज हमें उपलब्ध है वो सिर्फ आल्ह खंड ही हमें उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके आंसर दोनों ही सही हैं, बी और डी। अगर कहा जाए तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका भाग है, तो इसीलिए फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड पे ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों माता प्रसाद की रचना है झोपड़ी से राजभवन तक। प्रश्न 11 दोस्तों राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? तो दोस्तों नव वेदांत राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 12 दोस्तों इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो नहीं है बताना है दोस्तों। तो तार सप्तक के कवि नहीं है, वो हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र हमारे तार सप्तक के कवि नहीं है।
तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी भारत भूषण अग्रवाल हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं और गिरिजा कुमार माथुर भी हमारे तार सप्तक के कवि हैं। जो नहीं है वो है भवानी प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 13, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, यह किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पर पंक्ति है हमारी, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। ये है केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। प्रश्न 14 दोस्तों, प्रश्न 14 है दोस्तों, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रश्न 15 दोस्तों, अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो। ध्यान से सुनिए, एक नाटक भी आता था इसी नाम से, ठीक है ना। तो उसमें तो बिटिया कीजो वाली बात थी, लेकिन यहाँ पे बिटिया ना कीजो। ठीक है, अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो की लेखिका कौन है? तो दोस्तों मृणाल पांडे की रचना है अगले जन्म मोही बिटिया ना कीजो। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 16, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। प्रश्न 17 दोस्तों, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन संपादक थे आनंद कादम्बिनी के। ठीक है, पत्रिका है ये। प्रश्न 18 दोस्तों, प्रश्न 18 है गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है गोबर गणेश। प्रश्न 19 दोस्तों, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य महत्व दिए जाने का क्या कारण है? ये पूछ रहे हैं कि फिर से देख लीजिए दोस्तों, फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों कोश निर्माण, इन्होंने क्या था, डिक्शनरी का निर्माण किया था, रामकथा लेखन भी किया है और तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ भी रहे हैं। तो इसीलिए इनको क्या है, इन सभी के आधार पर, ठीक है, इन सभी के आधार पर हिंदी साहित्य में महत्व दिया जाता है। किसको? फादर कामिल बुल्के को। फादर कामिल बुल्के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न 20 दोस्तों हमारा, आत्माराम की टेंटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो आत्माराम के प्रतीक हैं। किसमें? आत्माराम की टेंटें निबंध में। ठीक है, कितना प्यारा नाम है, आत्माराम की टेंटें। सही है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 21, तो दोस्तों हमारा प्रश्न 21 है, प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है तो सबसे पहले हिंदी नवरत्न, ठीक है, हिंदी नवरत्न, फिर प्रेमचंद और उनका युग, फिर है हमारी तीसरी आलोचनात्मक कृति हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और अंत में आती है चौथी कौन सी? छायावाद। अंत में है हमारी छायावाद। फिर से देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहली है हमारी हिंदी नवरत्न, फिर है हमारी प्रेमचंद और उनका युग, और फिर है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और अंत में छायावाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22 दोस्तों,
जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कि हमें जन्म के आधार पर दोस्तों क्या बताना है? निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों हम सीधा ऑप्शन पर चलेंगे। इसके ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में हमारे सबसे पहले कौन आ गए? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, फिर आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल और फिर अंत में भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, याद रखना दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद, फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल और अंत में आते हैं हमारे भगवत शरण उपाध्याय। तो दोस्तों इस प्रकार जन्म के आधार पर ये निबंधकारों का सही अनुक्रम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 23 है दोस्तों हमारा, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, सबसे पहले ये उपन्यास आएगा। फिर हमारा आएगा ये आपका बंटी, इम्पॉर्टेंट है आपका बंटी। ठीक है, इनके राइटर को याद कर लीजिए और उनकी सारी रचनाएं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सूरजमुखी अंधेरे के और अंत में चित्त कोबरा। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा कौन सा? सबसे पहले पे आता है हमारा रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, फिर आपका बंटी और फिर सूरजमुखी अंधेरे के और अंत में चित्त कोबरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 24 दोस्तों, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो प्रसाद के नाटकों का हमें सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले इनका नाटक आया प्रसाद का राज्यश्री। ठीक है, फिर विशाख, फिर अजातशत्रु और अंत में स्कंद गुप्त। ठीक है, तो सबसे पहला क्रम में कौन सा आता है इनका नाटक? जयशंकर प्रसाद का राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु और अंत में स्कंद गुप्त। याद रखिए दोस्तों। प्रश्न 25 दोस्तों, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों जैनेन्द्र कुमार इंपॉर्टेंट हैं ये भी, तो इनके उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले सुनीता, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी और अंत में सुखदा। तो ये इनके उपन्यास हैं, किसके? जैनेन्द्र कुमार के। फिर से सुन लीजिए, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और अंत में सुखदा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 26। तो प्रश्न 26 है हमारा, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो हमें आचार्यों का क्या बताना है? सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे आचार्य रहे हैं वो भामे रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दंडी, भामे के बाद दंडी, फिर दंडी के बाद हमारे आचार्य आते हैं आनंद वर्धन। ठीक है, और अंत में आते हैं हमारे अभिनव गुप्त। तो दोस्तों याद रखिए, भामे, ठीक है, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए और ऑप्शन के साथ ये किस संप्रदाय के आचार्य थे तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आप अपनी पुस्तकों से मिलान करेंगे। ठीक है, जब मिलान करेंगे तो दोस्तों ये आपको याद होने लगेगा। ठीक है, प्रश्न 27 दोस्तों हमारा प्रश्न 27 है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वार्णिक छंदों का हमें सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। ये देखिए, स्क्रीन छोटी कर दी है वैसे मैंने। ठीक है, तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पर ही देख लीजिए। ठीक है ना, तो मैं फिर से प्रश्न पढ़ देती हूँ। प्रश्न 27, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वार्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों हमने प्रश्न पढ़ लिया है, अब हम उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा वार्णिक छंद कौन सा? इंद्र वज्रा, फिर आएगा वसंत
तिलका, ठीक है, वसंत तिलका। इसके बाद आएगा हमारा मंदा क्रांता, मंदा क्रांता, और अंत में आएगा हमारा शार्दुल विक्रीडित, शार्दुल विक्रीडित, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हैं, वर्णिक छंद हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न, आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे आते हैं सरहपा। तो सरहपा आदिकाल के रचनाकार हैं, ठीक है, सबसे पहले आएंगे, फिर गोरखनाथ, फिर अमीर खुसरो और विद्यापति, ठीक है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग आदिकाल के ही अलग अलग कवियों को उठाया इस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से भी बन सकता है, इसीलिए सभी कवियों के बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो सरहपा, ठीक है, फिर गोरखनाथ, फिर अमीर खुसरो और अंत में विद्यापति, ठीक है। ये सभी क्या हैं, आदिकाल के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 29वां दोस्तों, सारे ऑप्शन तो नहीं दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है, जो सही है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है। हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम बताना है दोस्तों हमें। तो ऑप्शन ए यानी कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सबसे पहले कौन सी आएगी हमारी संस्था, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगी हमारी संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कि कहाँ पर है, प्रयाग में है, ठीक है, और ये काशी में है। फर्स्ट वाली काशी में और सेकंड वाली प्रयाग, ठीक है, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, ठीक है, और अभी वापस से प्रयाग ही हो गया है उसका नाम, ठीक। तो इसके बाद तीसरी संस्था कौन सी है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ पर है, वर्धा, वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र पुणे में है ना ये वर्धा, वहीं पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, और अंत में है साहित्य अकादमी। ये कहाँ है, साहित्य अकादमी, ये दिल्ली में, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए आप एक बार, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, और फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो कि वर्धा में है, और अंत में साहित्य अकादमी, ठीक है। साहित्य अकादमी का हो, साहित्य अकादमी का हो, बातें किए। अगला प्रश्न है दोस्तों 30, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों जन्म के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कुंभन दास, ठीक है, फिर सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। अगर आप ध्यान रखें तो ये सारे अष्टछाप के कवि भी हैं, ठीक है ना। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ये सभी जन्म के आधार पर सही अनुक्रम में हैं। तो याद रखिए दोस्तों, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कु सु पर कृष्ण, ठीक है, कुसु पर कृष्ण, ये ट्रिक बना दी मैंने, कु सु पर, ठीक है, फिर ये कृष्ण, कृष्ण, ठीक है, कुसु पर कृष्ण। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो इनका क्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रश्न 30 इस तरह से हमारा पूरा हुआ दोस्तों, देख लीजिए एक बार, फिर भी स्क्रीन पर आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 31 दोस्तों, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ता, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ता को सुमेलित कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सुमेलित कर रखा है दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले क्या है, कौन सी भाषा है, दक्खिनी। दक्खिनी भाषा का सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये प्रयोगकर्ता कौन थे, कुतुब शाह। कुतुब शाह ने दक्खिनी भाषा का प्रयोग किया। कौशली, कौशली अवध का पुराना नाम है दोस्तों ये, ठीक है। तो कौशली, कौशली का किसने प्रयोग किया, दामोदर पंडित, दामोदर पंडित, ठीक है दोस्तों, याद रखना। फिर आती है हमारी तीसरे नंबर पे ब्रजबुली, कौन सी, ब्रजबुली, ठीक है। ब्रजबुली का प्रयोग करने वाले कौन हैं, शंकर देव अवतरे, शंकर देव अवतरे, ठीक है। फिर हमारी आती है अंत में डी, कौन सी, संधा भाषा, संधा भाषा, ठीक है। ये किसकी भाषा थी, सरहपाओं की, ठीक है। तो सरहपाद, ठीक है, सरहपाद याद रखना दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीन फिर से देख लीजिए आप।
ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, अगर कुछ गलत हो तो आप मिलान कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न 32 दोस्तों, हमारा 32वां प्रश्न है। यहाँ पर कुछ इतिहास ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ मिलाना है, जो कि मैंने मिला रखा है। ठीक है, फिर भी हम देखते हुए चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है हमारा हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, ये किसका इतिहास है? तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास है। फिर आते हैं हमारे बी ऑप्शन पर। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसका इतिहास है? तो दोस्तों राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, इनका इतिहास है, ये याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले ऑप्शन पर। तो सी वाला ऑप्शन देखेंगे हम, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो ये गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास है। कौन सा? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। फिर आते हैं हम डी ऑप्शन पर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अक्सर इन नामों में कन्फ्यूजन होती है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये है हमारे किसका इतिहास है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास है। ये रे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एक बार आप फिर से स्क्रीन देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये प्रश्न भी पूरा हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑप्शन भी देख सकते हैं आप। ठीक है, देख लीजिए, एक बार आपको वापस से आंसर क्वेश्चन भी दिखा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की। ठीक है, ये ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 33। तो प्रश्न 33 है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले है बीजक। बीजक किसकी रचना है? किसकी रचना का संग्रह है? तो दोस्तों कबीर की वाणियों का संग्रह है बीजक। किसने किया था संग्रह? तो धर्मदास, जो कि उनके शिष्य थे और उनके समकालीन भी थे। ठीक है, याद रखना। फिर आता है बी ऑप्शन, अखरावट। अखरावट किसकी रचना है? तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, बड़ा नाम है दोस्तों, याद रखिए। फिर है भक्तमाल, सी ऑप्शन, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो सभी कभी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन भक्तमाल का तो ऑप्शन आता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भक्तमाल ये किसकी रचना है? नाभा दास की, नाभा दास की रचना है भक्तमाल। और अंत में आते हैं हमारे कौन? श्याम सगाई। श्याम सगाई, इनकी कौन सी, ये श्याम सगाई किसकी रचना है? ये तो नंददास, नंददास की रचना है श्याम सगाई। ठीक है, अब एक बार आप ऑप्शन भी देख लीजिए। ये देखिए, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो स्क्रीन थोड़ी छोटी कर देती हूँ ताकि आपको मिलान करने में आसानी हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है। तो रचनाएं हैं और कवि हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली रचना है छत्रसाल दशक। ये किसकी रचना है दोस्तों? तो छत्रसाल दशक रचना है भूषण की। ठीक है, भूषण की, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है, ये रे भूषण। ठीक है, फिर है हमारे कवि कुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये चिंतामणि की रचना है, कवि कुल कल्पत्रु। ठीक है, फिर आते हैं हमारे सी ऑप्शन, यानी कि भाव विलास। भाव विलास किसकी रचना है? तो दोस्तों देव की रचना है भाव विलास। ठीक है, फिर आता है हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, इश्क लता। तो इश्क लता किसकी रचना है दोस्तों? घनानंद की रचना है इश्क लता। ठीक है, इश्क लता। तो अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए एक बार, ये देख लीजिए, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ठीक है,
ये हुआ आपका ऑप्शन। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न। तो निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सोनेट। ठीक है, तो सोनेट काव्य छंद का प्रयोग किसने किया है? तो त्रिलोचन ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों, त्रिलोचन ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है हाइकू। दूसरा क्या है? हाइकू। ठीक है, दूसरा है हाइकू। तो ये इसका प्रयोग किसने किया है दोस्तों? अज्ञे ने। ठीक है, अज्ञे ने किया है। फिर है सी यानी कि सवैया। तो सवैया छंद का प्रयोग किसने किया है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। फिर आते हैं डी ऑप्शन दोस्तों, कवित्त का प्रयोग किसने किया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, इन्होंने कवित्त छंद का प्रयोग किया है। ठीक है, कितना डीप क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पहले पेपर डिस्कस किए थे और जो अब हम करते जा रहे हैं, तो किस तरह से जो है पेपर टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बार इन क्वेश्चन के दोस्तों आप स्क्रीन पर ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने और स्क्रीन छोटी कर दी है जिससे आपको आसानी हो। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 36 दोस्तों, देख लीजिए, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। ठीक है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को मिलाना है। तो सबसे पहली पंक्ति है हमारी, दोस्तों ध्यान दीजिए, हम पंक्ति देखेंगे सीधा। ठीक है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। ठीक है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की पंक्ति है। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। ठीक है, अब चलते हैं बी। दूसरी पंक्ति है रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानना। ठीक है, बिंबानना। तो आगे फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, देख लीजिए, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेदु बिंबानना। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, हमारी सी पंक्ति यानी कि तीसरे नंबर की पंक्ति है वेद ने तू भी भली बनी। ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, वेद ने तू भी भली बनी। डी यानी कि डी हमारी पंक्ति है सुर में रम्य रस राशि राजते। ये पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है ये। ठीक है, ये वाली सही है, सुर में रम्य रस राशि राजते। एक बार आप स्क्रीन को देख लीजिए। ठीक है, मिलान कर लेना दोस्तों। बाकी अब आपको एक बार ऑप्शन भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीन छोटी कर दी है वैसे मैंने, पर लेकिन प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। ठीक, ये स्क्रीनशॉट ले लो जिससे दिक्कत ना हो। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 37वां दोस्तों, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ मिलाना है। तो सबसे पहला हमारा नाटक है बंधन अपने अपने। तो बंधन अपने अपने का सही उत्तर है दोस्तों, ये इनके नाटककार हैं शंकर शेष। ऑप्शन सेकंड, शंकर शेष। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीन पर मैंने मिलान कर रखा है, शंकर शेष। ठीक दोस्तों, ये शंकर शेष। ठीक है, फिर आते हैं हमारे बी, सिंदूर की होली। ये नाटक किसका है? तो दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सिंदूर की होली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारा अशोक का शोक। ये इनके कौन है नाटककार? तो देख लेते हैं हम, इनके नाटककार हैं हमारे अशोक का शोक राम कुमार वर्मा।
दोस्तों राम कुमार वर्मा, देख सकते हैं आपके सामने है स्क्रीन पर, ठीक है, ये रे राम कुमार वर्मा, ठीक है दोस्तों, राम कुमार वर्मा, अशोक का शोक, ठीक है। फिर आता है हमारा डी ऑप्शन, नायक, खलनायक, विदूषक, नायक, खलनायक, विदूषक, ठीक है। तो इसके नाटककार कौन है दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है कौन सा, नायक, खलनायक और विदूषक, ठीक है, नायक, खलनायक और विदूषक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ मिलाना है। तो दोस्तों कहानियों को कहानीकारों के साथ मिलाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये कहानियाँ हैं आपके सामने, ठीक है, और इनके कहानीकार भी आपके सामने हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे पहली कहानी कौन सी है, लाल पान की बेगम, जिसका उत्तर है सी, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड, ठीक है। मिला देती हूँ मैं, तो लाल पान की बेगम, ठीक है, ये किनकी कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु की। फिर दूसरी है एक औरत की जिंदगी, तो ये इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र। फिर हैं तीसरे लंदन की एक रात, लंदन की एक रात, ये एक कहानी के लेखक कौन है, तो निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात, ठीक है। फिर डी शव यात्रा, शव यात्रा किसकी कहानी है दोस्तों, श्रीकांत वर्मा की, श्रीकांत वर्मा की कहानी है शव यात्रा, ठीक है। अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी उत्तर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। दोस्तों प्रश्न 39, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो मैंने लेखकों को मिला रखा है पंक्तियों के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली पंक्ति है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। दोस्तों ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन 2 आप देख सकते हैं, मैंने मिलान कर रखा है। फिर आती है हमारी पंक्ति, अगली पंक्ति है दोस्तों हमारी बी, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। फिर से सुनिए, श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, ठीक है। तो इसके लेखक कौन हैं, तो दोस्तों इसके लेखक हैं हमारे कौन, देख लेते हैं, हरिशंकर परसाई, ठीक है, हरिशंकर परसाई। ये हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन 4, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है ऑप्शन 4, ठीक है, ये रे हरिशंकर परसाई, ठीक है। इसके बाद हमारी पंक्ति सी, ध्यान से देखिए दोस्तों, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, यह पंक्ति है हमारी किसकी, ये है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ये रे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आगे चलते हैं, डी यानी पंडिताई भी एक बोझ है, पंडिताई भी क्या है, एक प्रकार का बोझ है। ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों देख लीजिए आप किसकी पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, डी। मैं अब ऑप्शन दिखा देती हूँ दोस्तों इसका, ठीक है, आप सीधा ऑप्शन भी देख लीजिए और अपने आंसर का मिलान कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो हमें अवधारणाओं के साथ मिलाना है, किसको, संस्थापकों को मिलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है हमारे, सहृदय, सहृदय यानी कि ये अवधारणा है और इसके संस्थापक कौन है, आनंद वर्धन, आनंद वर्धन, ठीक है। फिर आते हैं हमारे साधारणीकरण, साधारणीकरण, ये अवधारणा किसकी है दोस्तों, भट्ट नायक की, भट्ट नायक, ठीक है। फिर आते हैं हम सी पर, तो मधुमती भूमिका, मधुमती भूमिका, ठीक है।
ये अवधारणा किसकी है? तो केशव प्रसाद मिश्र की, केशव प्रसाद मिश्र की। ठीक है, और अंत में हम देखते हैं कि दोस्तों अर्थ की लय, तो अर्थ की लय की किसकी अवधारणा है? तो दोस्तों जगदीश गुप्त की, जगदीश गुप्त की। ठीक है, तो अब आप एक बार स्क्रीन को देख लीजिए, मैंने मिलान कर रखा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अपने उत्तर की तरफ दोस्तों। उत्तर देखना है तो ये देख लीजिए, ये ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 41 दोस्तों स्थापना है और तर्क है। ठीक है, तो स्थापना है हमारी उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। तर्क है हमारा दोस्तों, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। यह स्थापना हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो दोस्तों ए गलत, यानी कि स्थापना जो है हमारी गलत है और आर सही है, यानी कि तर्क हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 42 दोस्तों, स्थापना है हमारी अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। बाकी तर्क है हमारा दोस्तों, यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अस्तित्व स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। अस्तित्व स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता। विज्ञान का भी ये अंध समर्थन नहीं करता। तो दोस्तों ए और आर, यानी कि हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। तो ए और आर दोनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पंक्ति हमारी सही हैं। स्क्रीन में एक बार दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 43 दोस्तों, स्थापना है हमारी काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार। काव्य का सर्वस्व क्या है? काव्यालंकार। इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। काव्य का सर्वस्व क्या है? काव्यालंकार है और इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तर्क है हमारा दोस्तों, काव्यालंकार में रस ध्वनि, काव्यालंकार में रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो दोस्तों ए और आर यानी दोनों ही गलत हैं, यानी कि हमारी स्थापना भी गलत है और हमारा तर्क भी गलत है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए एक बार। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 44 दोस्तों, स्थापना है बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण्य विषय का इंद्रिय प्रतिबिंब। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण्य विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। ठीक है, तर्क है हमारा, बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सममूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो दोस्तों उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा उत्तर है सी। ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारी जो स्थापना है वो भी सही है और जो हमारा तर्क है दोस्तों वो भी सही है। ठीक है, यानी कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों, स्थापना है स्वच्छंदतावाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद। यानी कि स्वच्छंदतावाद ना तो छायावाद है और ना ही रहस्यवाद है, ये तो हमारी रही स्थापना। ठीक है, तर्क क्या है अब? तो तर्क मिलता है दोस्तों इस पे, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक
और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। ठीक है, फिर से देख लीजिए दोस्तों। दूसरा हमारा, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक गलत हो गया। यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, और उससे संबंधित प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 46 से 50 तक के दिए गए बहु विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पहले प्रश्न पूछे जाते थे, पैराग्राफ आता था दोस्तों, तो वही पढ़ाया मैंने। अभी आज का जो नया पैटर्न है उसके भी प्रश्न आएंगे आगे, तो ये पहले के प्रश्न हैं। ठीक है, लेकिन आज का पैटर्न थोड़ा बदल गया है, लेकिन हमें पैराग्राफ देख लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पर। ठीक, शुरू करते हैं दोस्तों। व्यक्ति संबंध हीन सिद्धांत मार्ग। ठीक है, व्यक्ति संबंध हीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, थोड़ी अजीब सी लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मैं फिर सेट करती हूँ इसको। ठीक, तो ये देखिए, महात्माओं के आचरण और आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों में मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप आकर्षित होता है, यानी अपने आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो। ठीक है, तो सदा सत्य बोलो, सच हमेशा बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं। तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। अनुभूति क्या है? मन की पहली क्रिया है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। संकल्प विकल्प दूसरी और संकल्प विकल्प दूसरी। ठीक है। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंद अनुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। ठीक है, वे पथिकों में और उनके चारों ओर पाई
जाएंगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं या वे ही सतपथ के दीपक हैं। ठीक है, सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। ठीक है, स्वाभाविक ही है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, अब पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। प्रश्न 46वां दोस्तों, मनुष्य सात्विक सील की ओर आप आकर्षित कब होता है। तो दोस्तों पैराग्राफ का क्वेश्चन है, तो जब शील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। जब शील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है, ठीक है, तब मनुष्य सात्विक सील की ओर अपने आप ही आकर्षित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 47 दोस्तों, प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर हैं। तो दोस्तों प्रवृत्ति और निवृत्ति अनुभूति पर निर्भर हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति अनुभूति पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 48वां प्रश्न, मन की दूसरी क्रिया क्या है। तो मन की दूसरी क्रिया संकल्प विकल्प, ये मन की दूसरी क्रिया है। प्रश्न 49 दोस्तों, व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं। तो व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं। तो दोस्तों सी, जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं तब व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी लगते हैं। जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं तब। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और हमारा अंतिम प्रश्न दोस्तों इस प्रश्न पत्र का। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। प्रश्न 50, मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। तो दोस्तों बी ऑप्शन, सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। ठीक है, सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। ठीक है, मानव जीवन के बीच में हम सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियोस में दोस्तों। धन्यवाद।